नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वो है महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की कार्यपालिका का भाग है। इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में है। संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसीलिए जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी कार्य करता है। महान्यायवादी के पद पर उस व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखे, उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इनका जो वेतन है, इनका जो पारिश्रमिक है, वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को प्राप्त होने वाला जो वेतन है उसके बराबर होता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होने वाला जो वेतन है वही महान्यायवादी को भी प्राप्त होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। उसे भारतीय संघ के अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनवाई करने का अधिकार है। उसे अपने पद पर रहते हुए वकील के रूप में केस लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 88 में प्रावधान है कि उसे भारत की संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है। वो चर्चा में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। सबसे बड़ी बात यह है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी, जिसे अपन अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल का प्रावधान ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन और भारत की व्यवस्था में कुछ अंतर है। ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, वो वहां की मंत्री परिषद का सदस्य होता है, जबकि भारत में जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत की मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। भारत सरकार की जो कार्यपालिका है उसका वो भाग जरूर है, लेकिन वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो ये है अपने अटॉर्नी जनरल के बारे में। इसके अलावा हम अब कुछ प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व वीडियो में की है, उनके बारे में कुछ और अन्य जो जानकारी है उसकी मैं चर्चा आपसे कर लेता हूं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो वास्तव में प्रधानमंत्री के लिए वही योग्यता है जो एक संसद सदस्य के लिए होनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने के लिए जो योग्यता रखता हो, वो वही योग्यता प्रधानमंत्री पद के लिए उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री को बहुमत वाली जो पार्टी है, बहुमत प्राप्त जो दल है, उसे उसका नेता भी होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बात तो यह हुई कि उसे संसद सदस्य चुने जाने की वो योग्यता रखता हो, और इसके अलावा उसे बहुमत जो दल है उसका नेता उसे होना चाहिए। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसकी सुनवाई भी उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार संसद सदस्य के रूप में एक सदस्य की जाती है। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो न्यायालय की अधिकारिता में है। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा मैं और बता दूं एक बात कि जो मंत्री परिषद की कार्रवाई हमेशा गुप्त रखा जाता है। यदि
प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं है तो वो लोकसभा में पार्टी का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता वो नहीं हो सकता। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो लोकसभा में वो लोकसभा का नेता वो नहीं हो सकता। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और चलते हैं। एक है किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट, इसे महानस भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं, महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, वो वर्तमान में सारे कैबिनेट सदस्य मिलकर नहीं लेते, बल्कि कैबिनेट के जो अति महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं जो कैबिनेट के, उनके द्वारा ही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय ले लिए जाते हैं। तो कैबिनेट में भी अति महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं, उनके समूह को किचन कैबिनेट कहा जाता है, आंतरिक कैबिनेट कहा जाता है। और ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया, अमेरिका में चलता है ये कॉन्सेप्ट। एक दूसरा शब्दावली है जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में काफी देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल का कहीं भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हमने ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, व्यवहारिकता में चल रही है भारत में ये। इसमें क्या होता है, जो विपक्ष होता है वो सरकार की जो गलत नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा जो प्रस्तुत जो विधेयक हैं, उन पर उनकी सही तरीके से आलोचना हो सके, उनका सही तरीके से विरोध किया जा सके, इसके लिए वो एक सांकेतिक रूप में अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर लेता है। इस मंत्रिमंडल को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता जो विपक्षी दल तैयार करता है। केवल इसका उद्देश्य यही होता है कि जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनका सही तरीके से विरोध किया जा सके। उदाहरण के लिए कोई वित्त संबंधी इश्यू है, वित्त संबंधी कोई विधेयक है, वित्त पर कोई चर्चा हो रही है, तो उस पर जो विपक्षी दल है उसका सही रूप में विरोध करने के लिए अपने ही सदस्यों में से जो वित्त का एक्सपर्ट है उसको ही जिम्मेदारी सौंप देता है। तो विपक्ष द्वारा सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक या सरकार की जो नीतियां हैं उनको सही तरीके से उनका विरोध करने के लिए जो उनकी गलत नीतियां हैं उनका समुचित रूप से विरोध किया जा सके और सरकार पर अंकुश रखा जा सके, इसके लिए विपक्षी दल द्वारा छाया मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये महान्यायवादी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमने जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद के बारे में कुछ जो अन्य शब्दावली हैं उनमें भी हमने इनको पढ़ा। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, थैंक यू।